हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर नंबर 39। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन और उनके कैरेक्टराइजेशन में, जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक स्टडी की थी जिसको हमने बोला था मास स्पेक, और उसी के अंदर हमने माल्डी भी देखा था। ठीक है, तो आई थिंक कि वो लास्ट के जो लेक्चर्स हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो डू आस्क योर डाउट्स, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम ऑन अ लॉन्गर रन। ठीक, अब देखो इस लेक्चर से थोड़ा हम कमर्शियलाइज्ड करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। इसका मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी विल स्टडी आवर प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा, अलग अलग टेक्निक्स या फिर अलग अलग व्हाट यू कैन से हाँ, अलग अलग टेक्निक्स ही बोल सकते हैं आप। तो उन सब से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कौन कौन से हैं जो आज के टाइम पे मार्केट में कमर्शियलाइज हो चुके हैं। तो वी विल स्टडी कैटेगरी वाइज। सबसे पहला कैटेगरी जो आप देखेंगे वो क्या है, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स। ठीक है, yes, you will be surprised throughout the lecture, in this lecture and in another lecture, कि ये सारे प्रोडक्ट्स आज के टाइम में बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोटियोमिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड लॉट मेनी फील्ड या फिर एमलगमेशन ऑफ लॉट मेनी डिसिप्लिन्स हैव लेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ वेरी मेनी प्रोडक्ट्स, आउट ऑफ विच वन कैटेगरी इज दिस ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन्स। ठीक है, अब ब्लड के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ब्लड इज दैट पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर विच इज there to transport oxygen and carbon dioxide to the tissues and from the tissues, है ना। It is a very or you can say very portable transport system that carry out oxygen and carbon dioxide to all the body parts, right। अब एक प्रोसेस होता है हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस is that particular process which deals with the formation of blood। ठीक, तो better understanding of this hematopoiesis have led to the development and commercialization of various blood products. Some of the examples are, or in fact some of the blood proteins that are available in the market nowadays are, अच्छा देखो अब तो उसको कमर्शियलाइज कर दिया किसने, ये सारी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन पहले कहाँ से लेते थे हम, पहले ये सारी की सारी चीजें ब्लड में से आइसोलेट की जाती थी फ्रॉम दी ब्लड डोनेटेड बाय दी वॉलंटियर्स, बट नाउअडेज इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ दीज एडवांसमेंट्स इन दी टेक्नोलॉजी। अब ऐसे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, blood clotting factors, out of which two very important factors 8 and 9 are available commercially. 8 is responsible for the treatment of hemophilia, hemophilia A. 9 is responsible for the treatment of hemophilia B, hepatitis B vaccine and for the therefore hepatitis prevention। ठीक है, तो ये हो गए दो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आई कोट जस्ट फ्यू एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड what it is and how it goes। अब अगर हम वैक्सीन्स की बात करें यहीं पर, तो you all know that how are vaccines produced? Vaccines are synthesized by B lymphocytes, है ना, and these vaccines usually were in the form of the live or either attenuated cells। ठीक, attenuated का मतलब है डेड सेल्स रहते थे बॉडी में जाकर, जब बॉडी में इंजेक्ट किए जाते थे तो दे प्रोवोक इम्यून रिस्पॉन्स एंड हेंस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज। नाउअडेज व्हाट हैपेंस इज these vaccines are also synthesized commercially through the viral vectors। Initially जो attenuated vaccines दी जाती थी वो थोड़े साइड इफेक्ट्स भी कॉज करती थी, because you never know when the cells go into your system how it will respond, but nowadays it is not so। Risk factors have been minimized taking into consideration various safety measures। That is why these vaccines and in fact all the drugs undergo lot many clinical trials so that it becomes
सेफ टू बी यूज्ड। ठीक है, अब वैक्सीन, जो फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल कराई गई थी, दैट वाज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय शांता बायोटेक लिमिटेड, वेरी फेमस कंपनी शांता बायोटेक लिमिटेड। कौन से ईयर में? 1997, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कमर्शियलाइज्ड वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट। उसके बाद आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जो अवेलेबल हैं, जैसे अलग अलग डिसीजेस के लिए अगर मैं बात करूं तो फुट एंड माउथ डिसीज, कैटल्स में होती है ये एक पर्टिकुलर डिसीज, उसके लिए है। उसके बाद MMR वैक्सीन है फॉर मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। उसके बाद GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो इन सब के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली। ठीक, ये हो गई पहली कैटेगरी जो आती है ब्लड प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन की। दूसरी देखो, इसी के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूं मैं। ठीक है, दूसरा है हमारा थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स। ठीक है, अगेन एंटीबॉडीज। अब अगर आप नेचुरल वे में जाएंगे एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए, तो आवर बॉडी प्रोड्यूसेस पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, right, that were used initially for the treatment purposes, but now again due to the advancements of RDNA, proteomics, bioinformatics and lot many fields, what happens is because of the hybridomer technology, monoclonal antibodies are synthesized and are used very specifically in the treatment of a particular ailment. ठीक है, this stands for monoclonal antibody and it is produced by hybridoma technology। एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी होती है जिसमें we fuse the immortal cells that are cancer cells with the B lymphocytes, hence lead to the production of the antibodies. Those antibodies are monoclonal, that means they have a variant for one particular disease or ailment। ठीक है, आप ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो अलग अलग जगह पर आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स में यूज की जाती हैं। सम ऑफ द कंडीशंस एंड देयर एग्जांपल्स आर OKT3, इट इज यूज्ड during kidney transplantation. We all know that when an organ is transplanted into body, what happens is graft rejection takes place। जैसे कि अगर आप किसी भी फॉरेन, ऑब्वियसली किसी भी डोनर से आप कोई भी ऑर्गन किसी रिसिपिएंट की बॉडी में डालेंगे तो दैट बॉडी, द बॉडी ऑफ द रिसिपिएंट ट्रीट इट एज फॉरेन एंड स्टार्ट रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सो दैट द बॉडी ऑफ द रिसिपिएंट कैन what you can say, वो उसको accept कर ले। So this OKT3 is given so that this graft rejection and immune response is slowed down and that particular kidney is accepted by the donor। ठीक है, उसके अलावा कुछ और examples, RioPro, it is used for preventing blood clots। ठीक, नेक्स्ट कुछ और, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इट इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द ब्लॉक्स इन द आर्टरीज दैट इज फॉलोड बाय मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, जब हार्ट में ब्लॉक्स आ जाते हैं तब उन ब्लॉक्स को डिसॉल्व करने के लिए यू हैव टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, राइट। उसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे डीएनएज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड नॉट मेनी एंजाइम्स एंड थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज आर देयर दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट सर्टेन डिसीजेस and are produced commercially। ठीक, जो लिस्ट में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वही लिस्ट याद रखें, यू कैन हैव योर एड-ऑन्स बट द एड-ऑन्स शुड बी करेक्ट इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, चलो आप देखो तीसरी कैटेगरी। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
and in one of the lectures I have told you that all these lectures are very important, not only from exam point of view but also practically, है ना. सो स्टडी अकॉर्डिंगली कि आपको लॉन्गर रन में भी फायदा हो उससे. ना तीसरा है growth factors and hormones. ठीक, this is the third category of growth factors. We all know that they are required by human body for growth and development. ठीक, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल इसमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं. कौन सा? इंसुलिन का. इंसुलिन is that particular hormone that was earlier taken from the pigs and cows but that does not meet the demand, है ना. मैंने आपको एक statistical data भी बताया था उस respect में. Now and also that particular insulin used to take a lot of time to get activated into the body. 15 days का time लेती थी वो इंसुलिन जो आप पिग्स और काउस की बॉडी में से निकालते थे और फिर उसको इंजेक्ट करते थे. बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस RDNA tech, insulin is produced in the E. coli cells and it is known as humulin and it gets activated or it takes 3 hours to act. ठीक है, sorry not 3 hours, it takes 15 minutes to be activated. जो पहले आप cows and pigs की body में से निकालते थे that used to take 3 hours. Now it is only 15 minutes that the action of insulin is started within our body. कुछ और therapeutics हैं, पहले भी बता चुकी हूँ. It includes somatotropin, है ना. ये सारे वही ग्रोथ फैक्टर्स और हॉर्मोन्स हैं जिनके डिटेल एक्सप्लेनेशन आप आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं. सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन के साथ में पहले भी आप पढ़ चुके हैं. उसके अलावा है ये सोमैटोट्रोपिन यूज होता है किसके रिस्पेक्ट में? टू ट्रीट दिस टर्नर सिंड्रोम, बिकॉज यू ऑल नो दैट इन दिस टर्नर सिंड्रोम यू हैव डिफिशियंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन. नेक्स्ट यू हैव प्लेटलेट derived growth factors that are produced commercially and that are used to treat diabetes and skin ulcer. ठीक, simple चीजें. just you have to remember 1 or 2 examples in each category so that you can get on what actually it is. Now fourth category is regulatory factors. ये थोड़ा नया है. कैसे नया है? क्योंकि there are some proteins that are associated with the regulation of cell growth that are not hormones but yes they are associated with the regulation of cell growth. For example, you have interferons, INF. These interferons are produced in response to viral infections in our body, a very separate and very specific category of the regulatory factors which is produced against the viral infections. ठीक है. Then you have interleukins, you have cytokines. ये सब कुछ आप आपके इम्यून रिस्पॉन्स वाले चैप्टर में या इम्यून सिस्टमिक चैप्टर आगे जाके एक कोर्स आप स्टडी करेंगे इफ एट ऑल यू ऑप्ट दिस बायोटेक्नोलॉजी, तो वेयर यू विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. उसके अलावा आते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू विद सम ऑफ द एग्जांपल्स सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट इज. ठीक है. अब अगर एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी फैक्टर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो आई विल टेक दिस इंटरफेरॉन इनटू कंसिडरेशन. यू हैव 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन्स दैट आर प्रोड्यूस, INF, इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा एंड गामा, produced by different cells in the body and they act differently or they cure various or different diseases. For example, interferon alpha is the leukocyte interferon. ठीक है. This interferon is used to treat or is used to cure hepatitis. ठीक है.
आई नो कि कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी शायद आपको समझ में ना आ रही हो. डू नॉट वरी बिकॉज यू विल स्टडी ऑल दीज इन डिटेल बट इन योर हायर स्टैंडर्ड्स. जस्ट रिमेंबर सम ऑफ द नेम्स. ये इंटरफेरॉन इसलिए लिया क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी भी दिस इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शंस. नाउ इंटरफेरॉन बीटा इज फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरॉन. These are all different types of cells that are present and this is used to treat what? It is used to treat multiple sclerosis. ठीक है. Interferon gamma, it is immune interferon. It is used to cure another disease that is chronic. अच्छा, ये सारे मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज दीज आर ऑल प्रोड्यूस कमर्शियली. इट इज क्रॉनिक ग्रैन्युलोमा. ठीक है, थोड़े कॉम्प्लेक्स नेम है. जस्ट रिमेंबर एज ऑफ नाउ आई विल श्योर कि यू विल लर्न दीज इन योर हायर स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो दीज ऑल आर ऑल्सो प्रोड्यूस आर्टिफिशियली. ऐसे ही इंटरल्यूकिन्स भी होते हैं जो बहुत सारे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाते हैं और फिर आप उसको मार्केट में कमर्शलाइज कर देते हैं. ठीक, तो दीज आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स दैट आर मेड इन द इंडस्ट्रीज and are available in the market. The cost depends, you know, on the DSP techniques. I have already discussed that in your last lectures. Go thoroughly with your last lectures, क्योंकि अगर आपने वो lectures अच्छे से नहीं study किए हैं तो you will face problem in the upcoming sections. ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स को देखते हुए वी विल मूव ऑन टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज प्रोटीन इंजीनियरिंग. राइट, आई होप कि क्लियर हो गया होगा. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई ऑल्सो प्रोवाइड नोट्स एंड क्वेश्चंस बट फॉर दैट you have to approach me separately so that you can avail those things for your practice. Right, so that's all for this particular lecture. Have a happy learning. Take care all of you. Bye bye. Thank you.